हेलो बच्चों। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है। तो अब जब चैप्टर ही है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग को जानना ही होगा कि रूट का ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे तीन मेन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, 3 पॉइंट्स है। तो ये 3 पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंड में हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन देखने से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं इस वाले सेक्शन से। तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि किस पार्ट पे हम लोग को फोकस अपना ज़्यादा रखना है। तो इससे हम लोग का पढ़ाई जो है वो हार्ड नहीं बट स्मार्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट स्टडी के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट अपने अंदर कौन कौन सी खासियत लाता है। ओके, तो सबसे पहला खासियत है अ ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय रूटलेट्स एंड रूट हेयर्स। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये बात तो हम लोग सबको को पता है। तो अब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए रूट क्या करता है, रूटलेट्स और रूट हेयर्स फॉर्म करता है। अब रूटलेट और रूट हेयर क्या है, हम लोग जब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तब देख लेंगे। ओके, अब सेकेंड पॉइंट root hairs containing the solution cell sap at concentration higher than that of the surrounding soil water। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस पॉइंट को समझाने में थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना होगा, इसको अभी डायरेक्टली नहीं बता सकते। और थर्ड पॉइंट है रूट हेयर्स हैविंग थिन वॉल्स। तो ये जो है हम लोग इसको समझने के बाद ये तीनों पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो वैसे ही इस 3 पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इज़ इनॉर्मस, मतलब कि जो रूट का सरफेस एरिया होता है वो बहुत होता है। इनॉर्मस मतलब बहुत। ओके, तो जो कॉमन एक्सपीरियंस है उससे एक छोटा गार्डन प्लांट जैसे कि बालसम को लिया गया, तो उसको जब अपरूट किया गया तो बंच ऑफ रूटलेट्स यानी कि ब्रांच रूट हम लोग को देखने मिले। अब रूटलेट्स और रूट हेयर क्या होता है वो देखते हैं। जैसे सपोज ये एक रूट है, रूट में इस तरह से और रूट्स निकले हुए हैं, तो ये हो गया रूटलेट। और रूट हेयर क्या होगा, रूट हेयर इस तरीके से जो रूटलेट पे इस तरीके के हल्के हल्के हेयर स्ट्रक्चर होंगे वो हो गया रूट हेयर। तो रूटलेट्स और रूट हेयर समझ में आ गया। अगर हम लोग केयरफुली एग्जामिन करेंगे रूटलेट को तो उसमें हम लोग को 100 ऑफ रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग रूट हेयर को इंड टू इंड मतलब साथ में रखेंगे तो उनका लेंथ जो है मेनी किलोमीटर्स तक जा सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम है एक फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड का, फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड सोइंग सिंगल रूट। इसमें सिंगल रूट है, ये जो बीच से सिंगल रूट है और उसमें रूट हेयर्स दिख रहे हैं, ये सब रूट हेयर्स इतने सारे। तो इतना सारा रूट हेयर, कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया हुआ, मतलब किलोमीटर्स में। छोटा सा ये सीड है। ओके, तो इससे सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज़ हो गया, तो वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ये पहला पॉइंट। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट, रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप फॉर ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। ये क्या बोल रहा है कि जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर में सेल सैप होता है। सेल सैप क्या होता है ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे इधर से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रूट हेयर होता क्या है। रूट हेयर जो होता है वो एक्सटेंशन होता है आउटर एपिडर्मल सेल का। अब ये जैसे रूट है, रूट में जो ये सबसे आउटर लेयर है ना, ये लेयर में सेल जो सेल्स होते हैं, ये जैसे सपोज हमको थोड़ा जूम करके इस वाले एरिया को हम जूम करके बना रहे हैं, इतना से एरिया को हम जूम करके ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में ये एपिडर्मल सेल्स होंगे इस तरीके से दोनों तरफ। ये हो गया एपिडर्मल सेल। और ये जो रूट हेयर है वो एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि ये जैसे ये एपिडर्मल सेल है, ये इस तरीके से जाएगा और रूट हेयर फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे रूट हेयर कौन सा है, ये रूट हेयर हुआ और ये एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन है।
तो वही लिखा है, रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ आउटर एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। वापस से बताते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। दे ऑल्सो कंटेन लार्ज वैक्यूल्स। किसके बारे में बोल रहा है? एपिडर्मल सेल के बारे में बोल रहा है। तो एपिडर्मल सेल को हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल में होता है लार्ज वैक्यूल्स। तो ये हो गया सपोज लार्ज वैक्यूल। इसमें होता है सॉल्यूशन। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल के अंदर होता है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। इस सॉल्यूशन का नाम है सेल सैप। अब ये सेल सैप में होता क्या है? इसमें सम सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन इट एंड द सेल सैप देयरफॉर यूजुअली हैज़ अ कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। ये जो सेल सैप है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें नमक मिला हुआ होता है, और नमक मिला हुआ होने की वजह से क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है सेल सैप का, ये आसपास में जो मिट्टी में पानी होता है उससे इसका कंसंट्रेशन हायर होता है। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन हो गया हायर। इसको हम ज़रा मूव करते हैं। इसका सराउंडिंग वाटर से हायर कंसंट्रेशन हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा कि ये जो होगा वाटर को सराउंडिंग से अपने तरफ खींच लेगा। जैसे कि ये हो गया सेल हो गया, ये सेल वैक्यूल हो गया। सेल वैक्यूल में ये हो गया सेल सैप, अंदर जो सॉल्यूशन है वो सेल सैप हो गया, और बाहर में है वाटर, ये सॉइल में है वाटर। सेल सैप में भी वाटर होगा, लेकिन सेल सैप में जो सॉल्ट भी मिला हुआ है, तो सॉल्ट मिला हुआ है इसका मतलब इसमें जो वाटर है वो कम है। यहाँ पे वाटर कम है, तो यहाँ पे कम वाटर है, बाहर में वाटर ज़्यादा है। तो क्या करेगा, सेल बाहर से पानी को अपने अंदर खींच लेगा। तो ये सिंपल सा बात हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, अब समझ में आ रहा है क्या। रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें नमक घुला हुआ है सेल सैप में, इसलिए हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर से ज़्यादा इसका हायर कंसंट्रेशन होता है, और जिसकी वजह से पानी जो है वो रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। वही इसी के बाद है ड्रॉ इन वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। और ये किस वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से। इसको हम ज़रा मूव करते हैं। ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट या उसके बाद वाला लेक्चर में। अब थर्ड पॉइंट की रूट हेयर्स हैव थिन वॉल। इसका वॉल जो होता है वो थिन होता है। अब जितना भी सेल होता है प्लांट में, जो सेल होता है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल होता है थिन और परमिएबल, मतलब पतला होगा और परमिएबल होगा, मतलब वो किसी को रोकने वाला नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल हो या कोई भी सब्सटेंस हो, वो सेल के अंदर बाहर कोई भी जाए उसको रोकेगा नहीं। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। अब सेल वॉल के बाद क्या होता है? सेल वॉल के बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वेरी थिन, बहुत पतला, और सेमी परमिएबल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस ये है कि सेल वॉल परमिएबल होता है, किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, सब फ्रीली मूव करेंगे। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होता है, ये सिर्फ वाटर को अलाउ करता है, और नॉट द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट्स। डिज़ोल्व सॉल्ट्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करता है। द सीक्रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स लाइज मेनली इन दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो बताते हैं। ये सेल है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर है हम लोग का सेल सैप, यानी कि इसमें क्या है? वाटर और सॉल्ट। अब अगर ये हो गया और ये बाहर में वाटर है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो सेल सैप है इसमें वाटर कम है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? बाहर से अंदर आ रहा है पानी। लेकिन एक चीज़ हम लोग गौर करें कि अंदर में सॉल्ट ज़्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, तो सॉल्ट को बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन सॉल्ट बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो सॉल्ट को अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो बाहर जाए। तो इस वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो कंटिन्यूड रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये डायग्राम क्वेश्चन पूछा गया है
प्रीवियस ईयर में डायग्राम एज इट इज़ उठा के दे दिया गया, इसका लेबलिंग करने बोल दिया गया। तो हम लोग ज़रा इसका लेबलिंग देखते हैं। ये एपिडर्मल सेल, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, और ये एपिडर्मल सेल का ही हम लोग एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये रूट हेयर। तो एपिडर्मल सेल हो गया। सेल वॉल, सबसे आउटर मोस्ट वाला लेयर हम लोग को दिख रहा है, सेल वॉल है। उसके बाद वाला सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो लिक्विड पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म, ये हो गया वैक्यूल, ये। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस जगह पे। फुल्ली ग्रोन रूट हेयर, ये जो है वो फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है, और ये सब ये और ये अभी रूट हेयर ग्रो करना शुरू किया है, बिगिनिंग है। अब क्वेश्चन, रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है, क्योंकि अभी हम लोग 2 बार देख चुके हैं कि एपिडर्मल सेल से ही रूट हेयर एक्सटेंशन होता है। तो ये 1995 में पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन जो मैंने डायग्राम के बारे में बोला था, ये 2005 में भी पूछा गया, 2011 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको देखते हैं। यहाँ पे नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD। तो ए तो हमको लग रहा है कि ये सेल वॉल हो गया, बी सेल मेम्ब्रेन, सी एपिडर्मल सेल, और डी न्यूक्लियस। द रूट हेयर सेल इज इन टर्जिड स्टेट, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। ये प्रोसेस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे चलकर। यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, मेंशन वन डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। ए और बी मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अबव रूट हेयर एज वुड अपेयर व्हेन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इज एडेड नियर इट। मतलब यहाँ पे ये फुल्ली टाइट है, मतलब कि बाहर इसके जो आसपास है वो वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर है, इसलिए पूरी तरीके से टाइट फॉर्म में। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया जब बाहर में, तो बाहर में जो वाटर का कंसनट्रेशन है वो थोड़ा घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो इससे निकलने लगेगा, रूट हेयर से निकलने लगेगा। तो रूट हेयर जो अभी इस तरीके से है, फुल्ली टाइट फॉर्म में है, वो कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा लूज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर होगा, लेकिन छोटा छोटा लेक्चर रखने का रीज़न यही है कि चीज़ें ठीक से क्लियर हो। ये समझने वाला टॉपिक ज़्यादा है, इसमें रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, आगे भी बहुत सारे समझने वाले टॉपिक आने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।